आपने 10 सेकंड का जो वीडियो देखा था उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सस्पेंस ज़रूर है, लेकिन जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपका सारा सस्पेंस दूर हो जाएगा। तो शुरू में देखते हैं हम पहाड़ों के बीच एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की नन्हा अचानक गायब हो जाती है। पहले परिवार लगता है कि शायद वह कहीं चली गई होगी, लेकिन जैसे ही घंटे गुजरते हैं सवाल बढ़ता जाता है। नैना आखिर गई कहाँ? इसका फ़ोन कहाँ है? वह आखिरी बार किसके साथ देखी गई? और सबसे बड़ा सवाल है, अगर वो खुद कहीं गई तो उसके बाद उसका कोई पता क्यों नहीं चला? इस कहानी की जो एक गुमशुदा शुरुआत एक गुमशुदा से होती है, लेकिन आगे चलकर पुलिस को ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस बात को हत्या के मुकदमे तक ले जाते हैं। करीब 2.5 साल बाद अदालत में फैसला आता है। चलो शुरुआत करते हैं हम कहानी की। नैना पहाड़ी इलाके रहने वाली 19 साल की लड़की थी। जो 19 साल की लड़की उसने अपने भविष्य के लिए एक नौकरी चुनी और शिवगढ़ नाम के पहाड़ी इलाके के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वह काम करने लगी। नौकरी नहीं थी, जगह नहीं थी, लेकिन नैना अपने परिवार को लेकर के गंभीर ज़रूर थी। कुछ समय बाद परिवार को नैना की तरफ से ऐसी बातें पता चलने लगी कि वे नौकरी और रिजॉर्ट के माहौल से परेशान थी। जांच में सामने आए उसके व्हाट्सएप मैसेज बाद में इस केस का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। अभियोजन के मुताबिक इन मैसेज में नैना ने रिजॉर्ट से जुड़े लोगों के व्यवहार और कुछ कथित स्पेशल सर्विसेज से जुड़े मांगों को लेकर परेशानी जाहिर की थी। यानी कि मामला सिर्फ एक लड़की के गायब होने का नहीं था, उसके पीछे पहले से चल रही विवाद भी जांच का हिस्सा बना था। अब आते हैं उस रात पर जिस रात घटना घटी थी। रात के समय नैना रिजॉर्ट में मौजूद थी। अभियोजन के मुताबिक उस रात कुछ लोगों ने उसे फ़ोन पर परेशान हालत में बात करते सुना था। मतलब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जांच के दौरान वहाँ के लोगों से पता किया कि वो फ़ोन पर बात करते समय मतलब परेशान नज़र आ रही थी। कुछ गवाहों ने बताया कि वे मदद मांग रही थी और अपना सामान सड़क तक पहुँचाने के लिए भी कह रही थी। इसके बाद नैना रिजॉर्ट से बाहर आ गई। जांच के मुताबिक वे तीनों आरोपियों के साथ बाहर निकली। यही वे बिंदु था जहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल शुरू होता है। नैना आखिरी बार किसके साथ गई थी? तो पुलिस ने इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या ढूंढा था? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को मतलब कि खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को बाद में सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें अभियोजन के अनुसार नैना को एक आरोपी के साथ वाहन पर जाते हुए देखा गया। उसके पीछे 2 अन्य लोग भी थे। इसके बाद नैना की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। जब नैना वापस नहीं आई तो परिवार की चिंता ऑफकोर्स बढ़ने लगेगी। तो एक तरफ परिवार अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस के सामने सवाल था, अगर नैना ने खुद कहीं जाने का फैसला किया तो वह संपर्क में क्यों नहीं आई? जांच आगे बढ़ी। रिजॉर्ट से जुड़े लोगों से बातचीत शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई और फिर शक उन 3 लोगों पर केंद्रित होने लगा जिनके साथ नैना को आखिरी बार देखा गया था। तीनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब पुलिस के सामने सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी नहीं थी, अदालत में अपराध साबित करने के लिए एविडेंस चाहिए था और यहीं से इन्वेस्टिगेशन असली मायने से शुरू होती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने मामले की जांच की। जांच में कई तरह के एविडेंस सामने आए थे। सबसे महत्वपूर्ण था सीसीटीवी फुटेज। इसके अलावा नैना के व्हाट्सएप चैट्स की भी जांच हुई। अभियोजन ने अदालत में गवाहों के बयान पेश किए। कुल मिलाकर 47 गवाहों के बयान कन्विकेशंस में महत्वपूर्ण माने गए। जांच में
घटनास्थल से जुड़े एविडेंस और दूसरे परिस्थितियों को भी जोड़ा गया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इसलिए बड़ी समस्या थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन का पूरा केस जो है लार्जली सरकमस्टेंस एविडेंस पर आधारित था। यानी अदालत को अलग अलग सबूतों को एक साथ देखकर ये तय करना मुश्किल था कि क्या इन सभी घटनाओं की कड़ी इतनी मजबूत है कि आरोपियों के अलावा कोई दूसरा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बचता है। अब इस केस में एक कानूनी कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया हो तो उसके बाद ये व्यक्ति गायब हो जाए तो ये परिस्थितियाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन सिर्फ किसी के साथ आखिरी बार देखने से अपराध भी साबित नहीं होता। ये भी बात सही है कि अगर हम किसी अपराधी के साथ किसी को देखते हैं तो हमें ज़्यादातर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई ये अपराधी हो सकता है क्योंकि आखिरी बार उसके साथ था। लेकिन अदालत को पूरी चेन देखनी होती है। तो इस केस में जो प्रोसेक्शन ने सीसीटीवी गवाहों के बयान, मैसेज और दूसरी परिस्थितियों को एक साथ रखकर अपनी कहानी अदालत के सामने पेश की। अदालत ने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के इसी पूरे चेन को ध्यान में रखा। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी था। बचाव पक्ष में प्रोसेक्शंस की कहानी को स्वीकार नहीं किया गया। ट्रायल के दौरान डिफेंस ने यह दलील दी कि नैना की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। अब देखो ये सस्पेंस नया आ गया कि हमने ये सोचा था शुरुआत में कि भाई एक लड़की गायब होती है तो कहीं ना कहीं उसकी हत्या ही होगी, लेकिन मामला कुछ और जा रहा है। यानी अदालत के सामने दो अलग अलग वर्जन्स थे। प्रोसेक्शन कह रहा था नैना की हत्या हुई और इसके पीछे आरोपी जिम्मेदार थे। डिफेंस कह रहा था मौत का कारण कुछ और था। अब फैसला सिर्फ कहानी सुनकर नहीं होना था, अदालत को एविडेंस देखना था। और यही क्रिमिनल्स ट्रायल्स की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आरोप और अपराध साबित होना एक चीज़ नहीं होती है। नैना गायब होने के लगभग 6 दिन बाद उसका शव एक शेर से बरामद हुआ था। अब मामला सिर्फ मिसिंग पर्सन्स का नहीं रहा। इन्वेस्टिगेशन सीधे मौत के कारण और उसके जुड़े लोगों तक पहुंच गई। मेडिकल एग्जामिनेशन और फोरेंसिक एविडेंस भी जांच का हिस्सा बने। प्रोसेक्शंस ने मेडिकल्स ओपिनियन के आधार पर यह तर्क रखा कि मौत सामान्य तरीके से पानी में गिरने के कारण नहीं हुई थी। इस एविडेंस को भी बाकी सर्कमस्टेंस के साथ अदालत के सामने रखा गया। जांच पूरी होने के बाद में प्रोसेक्शंस ने दिसंबर 2022 में लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और मामले की जांच SIT की थी। बाद में जांच को किसी दूसरी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की उठी, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया और SIT की जांच पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद ट्रायल चला, गवाहों के बयान हुए, व्हाट्सएप चैट्स, सारी चीज़ें खंगाली गई, एक बार फिर अदालत में रखी गई। ये हर एविडेंस पर प्रोसेक्शंस और डिफेंस अपनी अपनी दलीलें थी। फिर आया 30 मई 2025। उत्तराखंड की जिला अदालत में इस मामले का फैसला सुनाया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और तीनों को उम्र कैद की सजा हुई। मुख्य आरोपियों को हत्या के अलावा एविडेंस मिटाने, सेक्सुअल हैरेसमेंट और इमोरल ट्रैफिक एक्ट से जुड़े अपराधों में भी अदालत सजाएं दी गई थी। बाकी 2 आरोपियों को भी हत्या और संबंधित अपराधों में सजा मिली। इस फैसले में प्रोसेक्शन द्वारा पेश किए गए 47 एविडेंसेस में अदालत का फैसला आ चुका था। तीनों आरोपी दोषी ठहराए जा चुके थे, लेकिन इस मामले को अगर आप देखोगे तो इस मामले को लेकर कुछ सवाल सार्वजनिक चर्चा में बने रहे। परिवार की तरफ से एक कथित VIP एंगल की जांच की भी मांग उठती रही। महत्वपूर्ण बात यह थी कथित VIP कनेक्शंस को अदालत को के फैसले का स्थापित निष्कर्ष बताना सही नहीं होगा। इसलिए इस कहानी का सबसे जिम्मेदार निष्कर्ष ये है, अदालत ने जिन तीनों आरोपियों को दोषी पाया उन्हें उम्र कैद की सजा दी। इस पूरे केस में एक बार फिर दिखाया गया क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में सिर्फ शक काफ़ी नहीं होता है। CCTV, मैसेज, गवाह, मेडिकल एविडेंस और
परिस्थितियों की पूरी चेन। जब ये सब अदालत के सामने आते हैं तभी न्यायी फैसला बनता है। और एक 19 साल की लड़की गायब होने से शुरू हुई ये कहानी करीब 2.5 साल बाद अदालत के फैसले तक पहुंची। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर उस रात की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जांचकर्ताओं को नहीं मिलती तो क्या सच कभी सामने आता, तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि छोटी छोटी जांचों को ही एक साथ रख कर के फिर इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइए ज़रूर। और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।